हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हेलो बच्चों, आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर द मुगल एम्पायर। हम लोग कर रहे हैं भाई अपना चैप्टर द मुगल एम्पायर, जो कि है हमारी बुक आवर पास्ट से, हमारे अतीत भाग 2 में से फोर्थ चैप्टर है, चौथा पार्ट है द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो पिछले सेशन में हमने किया था मुगल एम्पायर के बारे में। भाई इनकी जो टेरिटरी था, मतलब शासन क्षेत्र था, वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, और ये जो मुगल थे वो कौन थे, हुआ था मुगल्स, कौन थे भाई मुगल। और इस पिक्चर के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया था, भाई मुगल क्या चाहते थे कि भाई वो तिमूर को अपना गर्व महसूस करते थे, ना कि चंगेज़ खान को। और उसके बाद उन्होंने कौन से अपने सैन्य अभियान चलाए, कहाँ कहाँ चलाए भाई। और उसके बाद हमने पढ़ा था भाई जो मुग़ल एम्परर हुए हैं, अलग अलग मुग़ल शासक जो हुए हैं मुख्य मुख्य, उनके बारे में पढ़ा। जैसे बाबर, सबसे पहले बाबर को हम मानते हैं मुग़ल शासन का संस्थापक भारत में। उसके बाद हुमायूं, अकबर, और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द part of India, the different part of India on where the military campaigns were started by Mughals। और अलग अलग जो भारत के हिस्से जहाँ पर मुगलों ने अपने सैन्य अभियान चलाए थे, उसके बारे में हमने देखा है। लेट्स स्टार्ट ऑनवर्ड। अब हम आगे शुरुआत करते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब भाई ये यहाँ पे बात चलेगी भाई मुगलों का जो ट्रेडिशन था भाई, किस तरह से उनके सक्सेशन, मतलब आगे आने वाली पीढ़ियाँ किस तरह से चलेंगी, उनका शासन किस तरह से चलेगा। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रोमिजेनेचर, प्राइमोजेनिचर प्राइमोजेनिचर इसका मतलब है ज्येष्ठ अधिकार। प्राइम जेनीचर, प्राइम सबसे बड़ा भाई, तो जिस वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, जहाँ पर जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको अपने पिताजी के उत्तराधिकार में उसके साम्राज्य मिलते हैं, उसका शासन मिलता है। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरिड कस्टम ऑफ कोपर्सनरी inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. Instead they followed the Mughal। भाई उन्होंने जो मुगल था, जो चंगेज़ खां का जो चला आ रहा था, जो भाई वो जो थे मुगल थे, वो प्राइमोजेनिचर की जो ट्रेडिशन थी उसको नहीं मानते थे। वही जिसमें बड़ा जो बेटा होता है उसी को अपने पिताजी का शासन मिलता था। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरिड कस्टम ऑफ कोपर्सनरी इनहेरिटेंस। बल्कि इसके अलावा उन्होंने मुगल और तैमूरिड का जो कस्टम था, रीति थी, परंपरा थी भाई, जिसमें उसकी राजा के जितने बेटे होते हैं सभी को अधिकार दे दिया जाता है, इसको अपनाया भाई उनकी उत्तराधिकार की परंपराओं में। और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल ऑफ द सन्स। Follow the highlighted passage in table 1 and note the evidence of rebellions by Mughal princes। अब जो हमारा पिछला जो एक टेबल था, अभी यहीं पे पिछले पेज पे, तो भाई हमने इसमें देखा है भाई, अक्सर हमने देखा है कि भाई इसमें जो
प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वो अक्सर विद्रोह कर देते थे। भाई जैसे मिर्ज़ा कामरान जो थे, उसके भाई थे हुमायूं के, उन्होंने विद्रोह किया। और उसके बाद जो अकबर के शासन में भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद जहांगीर के शासन में ऐसा हुआ। भाई भाई शाहजहाँ जो थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में, मतलब शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब ने ऐसा ही किया। तो इस तरह हम देखते हैं ऊपर के टेबल में कि भाई अलग अलग शासकों के काल में उनके जो बेटे थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था शासन पाने के लिए। विच डू यू थिंक इज ए फेयरर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस? भाई हमें क्या लगता है, दोनों में से कौन सा उत्तराधिकार में सही परंपरा है? प्राइमोजेनिचर और कोपर्सनरी, इन दोनों में? ज्येष्ठाधिकार या फिर सहभागिता, इन दोनों में? प्राइमोजेनिचर ज्येष्ठाधिकार, कोपर्सनरी मतलब सहभागिता, समस्त पुत्रों में बांट देना। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। अब इसके बाद है मुगलों का जो मुगलों के जो संबंध थे वो दूसरे राजाओं के साथ कैसे थे। टेक ए लुक एट टेबल वन वंस अगेन। भाई जो हमारा टेबल था उस पे एक बार फिर से दोहराएं, देखें उसको। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। भाई हमें पता चलेगा भाई मुगलों ने बार बार उन राजाओं पर युद्ध किया जिन्होंने मुगलों की बादशाहत मानने से इनकार कर दिया था। भाई बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, many other rulers also joined them voluntarily। भाई लेकिन जैसे ही मुगल और भी ज़्यादा ताकतवर होते गए, वैसे वैसे जो दूसरे छोटे शासक थे, उन्होंने अपनी इच्छा से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। भाई आओ आप लोग हम पे शासन कर लो। द राजपूत्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इन जो अधिकार मानने वालों में थे, जो उनमें राजपूत एक अच्छा सा उदाहरण है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज, जिसमें से अधिकतर ज़्यादातर जो राजपूत थे, उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह मुगल परिवारों में कर दिया ताकि उन पे युद्ध ना करें मुगल। एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और इसके बदले उन्हें मुगल दरबार में, मुगल शासन में ऊंचे पद दिए गए थे। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल, लेकिन बहुतों ने इसका विरोध भी किया, हम मुगलों का शासन नहीं मानेंगे। इसके बाद है भाई द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो सिसोदिया राजपूत थे, जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने मुगल शासन को अपनाने से मना करते रहे भी काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबे समय तक वो मना करते भी, हम मुगलों का शासन नहीं मानेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। लेकिन एक बार हराने के बाद उनका सम्मान किया गया भाई मुगलों के द्वारा। भाई जो राजपूत, मेवाड़ के राजपूत जब उनसे हार गए थे, तो मुगलों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। गिवन देयर लैंड्स, उनकी जो ज़मीनें थी बैक, उनको वापस दे दी हुई। भाई मुगलों ने जो ज़मीनें उनसे जीत ली थी, मेवाड़ के राजाओं से, राजपूतों से, वो ज़मीन उनको वापस कर दी थी, जिनको कहा जाता था वतन। एज असाइनमेंट्स वतन जागीर, वतन जागीर के नाम से उनको जाना जाता था, ये उनको वापस कर दी गई। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। केयरफुल बैलेंस, सावधानी पूर्वक संतुलन, बिटवीन डिफीटिंग, हराने, बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग, हराने के बाद अक्सर राजा एक दूसरे जो हार जाता था उसकी
ह्यूमिलिएशन करते थे, उनको अपमानित करते थे। लेकिन इन मुगलों ने क्या किया, उन लोगों का अपमान नहीं किया, बल्कि एक बैलेंस बना के रखा भाई, ताकि उनको ये भी महसूस हो कि वो हार गए और ये भी उनको महसूस ना हो कि वो अपमानित हो गए। इनेबल्ड द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, और इस नीति से मुगल जो थे उन्होंने अपना प्रभाव दूसरे राजाओं पर और दूसरे जो सरदार थे उन पर छोड़ा भाई। चिफ्टेंस होता है सरदार। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल था कि हर समय ऐसा बैलेंस बनाए रखा जाए। Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. भाई टेबल 1 में हमने पढ़ा भाई, औरंगजेब जो थे उन्होंने शिवाजी को हरा के उन्होंने कैद कर लिया था भाई, और उनका अपमान कर दिया। तो शिवाजी तो थे वो आगरा से भाग निकले थे और अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था और मुगलों के खिलाफ फिर से तैयारियां शुरू कर दी थी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, और ये जो इंसल्ट हुई थी शिवाजी की, उसका क्या परिणाम निकला था भाई? वो विरोधी हो गया था मुगलों का। अब है मनसबदार एंड जागीरदार। दो नए वर्ड है, मनसबदार और जागीरदार। अभी देखिए ये कौन कौन है। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, जैसे ही साम्राज्य विस्तार हुआ भाई, उनका जो शासन का क्षेत्र था, साम्राज्य जिसे कहा जाता है, उसका विस्तार होने लगा भाई धीरे धीरे मुगलों का। डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में। द मुगल्स रिक्रूटेड, मुगलों ने रिक्रूट किए भाई, उन्होंने क्या किया, नए नए चुने भाई। डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, अलग अलग समुदायों के लोगों को अपनी सेनाओं में चुना भाई, अपने दरबार में चुना और अपने सेनाओं में जगह दी। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस टू टर्किश नोबल्स तुरानीज, they expanded to include Iranians, Indian, Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups। भाई न्यूक्लियस का मतलब है केंद्र, एक छोटा सा बिंदु। भाई मुगल एक बिंदु से शुरू हुए थे। ये बिंदु कौन सा था? तुरानिया, टर्की जहाँ है आज का, तो वहाँ से ये मुग़ल शुरू हुए थे और ये इतने ज़्यादा फैल गए, इतने ज़्यादा उन्होंने अपने साम्राज्य को फैला लिया कि उन्होंने कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया। ईरान पर कर लिया, इंडिया भारत पर कर लिया, मुस्लिम जो मुस्लिम समुदाय थे, शासक थे, उन पर भी अधिकार कर लिया। अफ़गान जो थे अफ़गानिस्तान की तरफ थे, उन पे भी अधिकार कर लिया। राजपूत जो थे, जो राजस्थान मेवाड़ की तरफ थे, उन पे भी अधिकार कर लिया। मराठा जो थे, जो महाराष्ट्र में थे, उन पे अधिकार कर लिया, और अदर ग्रुप्स, और जो दूसरे ग्रुप थे उन पर भी। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार, और जिन्होंने अपनी सर्विस, अपनी सेवा मुगलों को देनी चाहिए, जो मुगलों में शामिल हो गए अपनी सेवा देने के लिए, उनको मनसबदार की तरह नौकरी दी गई भाई। सूची बना ली गई, उनका नाम लिख दिया गया कि ये मनसबदार है। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब। अब ये जो मनसबदार जो वर्ड है, इसका मतलब है, मनसबदार जो वर्ड है इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति अकेला जिसके पास मनसब हो। मनसब मीनिंग ए पोजीशन और रैंक, जिसका मतलब था एक पद या हैसियत। जैसे कि भाई हम अलग अलग पदे देखते हैं, जैसे पुलिस में और फौज में हम देखते हैं हवलदार, सूबेदार, ये इस तरह से। तो उनके पास एक पोजीशन थी भाई,
इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम, और ये क्या था, ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था, श्रेणी व्यवस्था थी, यूज्ड बाय द मुगल्स, जो कि मुगलों द्वारा यूज की जाती थी। टू फिक्स, क्यों यूज की जाती थी, रैंक में उनके पद देने के लिए, ये बड़ा अधिकारी है, ये छोटा अधिकारी है। सैलरी, उनकी सैलरी देने के लिए, भाई जितना बड़ा अधिकारी होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनके सैन्य उत्तरदायित्व, भाई सेना में घुड़सवार क्या करेगा, पैदल सवार क्या, पैदल जो सैनिक होते हैं वो क्या करेंगे, जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो क्या काम करेंगे, इस तरह से। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, एक भाई संख्या बना दी गई है, एक संख्या बना दी गई जिसे जात कहा गया। उसके आधार पर पद और सैलरी दी जाती थी, उनको तनख्वाह दी जाती थी। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन, और जितनी ज़्यादा ऊंची जात होगी उतने ही ज़्यादा प्रसिद्ध होगी वो नोबल, जो नौकरशाह होते थे, वो जो कुलीन लोग थे वो उतने ही प्रसिद्ध होते, भाई उनका पद उतना ही महत्वपूर्ण होता। पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर ही सैलरी, और उतने ही ऊंचे उनकी पोजीशन पद होता कोर्ट में, दरबार में, एंड लार्जर ही सैलरी, और उतनी ही ज़्यादा उसकी तनख्वाह होती, जितना ज़्यादा बड़ा उसका जात होता। अब एक बार जात को देख लेते हैं। नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। जिन नेताओं के पास, जिन लोगों के पास 5000 जात थे, उनका जो पद था वो ऊंचा था 1000 जात वालों से। इन अकबर्स रेन देर वॉज 29 मनसबदार्स विद ए रैंक ऑफ 5000 जात। अकबर के शासन में ये 29 मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात थी। बाई औरंगजेब्स रेन द नंबर ऑफ मनसबदार्स हैड इंक्रीज टू 79, और जब औरंगजेब का शासन आया तब इनकी संख्या हो गई 79। अब भाई आगे है, मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। जो मनसबदार थे उनको उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो तनख्वाह थी, वो रेवेन्यू असाइनमेंट जागीरों के रूप में मिलती थी, जिससे वो तय कर उगा सकेंगे। जागीर दे दी जाती, मतलब ज़मीन दे दी जाती, और उस ज़मीन से जितने भी लोग रहते उन लोगों से वो कर मतलब टैक्स लेते थे वो मनसबदार। विच वर समवाट लाइक इक्ता, जो कि इक्ता के जैसी थी। बट अनलाइक मुक्तिज मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। लेकिन मुक्ति जो थे उनकी तरह मनसबदार अपने जागीर में नहीं रहते थे, या फिर अपने जागीर पर शासन नहीं करते थे। जागीर मतलब इलाका, एरिया। They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while mansabdars themselves served in some other part of the country. भाई उनके पास जो अधिकार था वो था कर वसूलने का, रेवेन्यू कर, टैक्स वसूलने का। देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फॉर देम, जो उनके लिए इकट्ठी की जाती थी, वो खुद इकट्ठी नहीं करते थे। बाय देयर सर्वेंट, उनके नौकर इकट्ठा करते थे ये कर। वाइल द मनसबदार्स, और जो मनसबदार थे, सर्व्ड इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी दूसरे हिस्से में शासन करते या फिर सेवा करते, बड़े राजाओं की सेवा करते। In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. अकबर के शासन में ये जो जागीरें थी उनको सावधानी पूर्वक एसेस किया गया।
भाई उनकी निरीक्षण किया गया, निर्धारण किया गया, ताकि जो उनसे कर मिले, टैक्स मिले, रेवेन्यू मिले, वो उन मनसबदार की सैलरी के लगभग बराबर हो। By Aurangzeb's reign, there was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. लेकिन जैसे ही औरंगजेब का शासन चला, उस शासन के दौरान, मतलब औरंगजेब के शासन के दौरान ऐसी व्यवस्था नहीं रह पाई, और वो जो टैक्स वसूल करते थे, रेवेन्यू आता था करों के द्वारा, वो अक्सर उनके जो तनख्वाह बनाई जाती थी, फिक्स की जाती थी, उनसे कम ही आता था। देयर वॉज आल्सो ह्यूज इंक्रीज द नंबर ऑफ मनसबदार्स, और उस समय मतलब औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदार थे, उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। विच मेंट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर। इसका सीधा सा मतलब था कि जब तक उनको जागीर मिलती तब तक उनको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता, उसके बाद ही वो मनसबदार की सैलरी ले पाते। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स। ये जो कारण था, और कुछ अलग कारण और भी थे जिसके कारण जागीर जो थी, जो ज़मीनें थी, वो कम होती गई। As a result, many जागीरदार्स tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर। और इसका परिणाम ये हुआ, जो कुछ बचे हुए जो जागीरदार थे, उन्होंने कोशिश की, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, वसूल करना, सच मच रेवेन्यू, और भी ज़्यादा रेवेन्यू, कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एज पॉसिबल वाइल दे हैड ए जागीर, जब तक उनके पास जागीर थी। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। औरंगजेब इसमें सफल नहीं हो पाया भाई। ये जो कुछ विकास हुए थे, जो मनसबदार थे, जागीर थी, जो रेवेन्यू था, उनमें भाई सामंजस्य नहीं बैठा पाए, मैनेज नहीं कर पाए औरंगजेब। एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। और जो किसान थे, पीजेंट्री मतलब किसान थे, उन्हें बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा। क्यों भाई? उपज कम थी, और उपज कम थी, लेकिन क्या करते थे जो मनसबदार थे, वो ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, तो उनको ना चाहते हुए भी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मनसबदारों को देना पड़ता था। जब्त एंड जमींदार्स। जब्त और जमींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। अब जो मुगल थे, मुगल शासक जो थे, उनका जो मुख्य पैसे कमाई का जो साधन था, इनकम मतलब कमाई का जो मुख्य साधन था, वो टैक्स था, कर था, जो कि किसानों से आता था। भाई किसान जो भी फसल उगाते थे, उस फसल पे उनको कर देना होता था, टैक्स देना होता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स। अधिकतर जगहों पर जो किसान थे, वो ग्रामीण एलीट का मतलब है कुलीन वर्ग या फिर मुखिया जिसे हम कहते हैं, भाई उनके थ्रू टैक्स देते थे भाई किसान। दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चिफ्तैन, जो कि था एक हेडमैन, मुखिया, या फिर लोकल चिफ्तैन मतलब सरदार। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म। मुगल एक टर्म का यूज करते थे, एक शब्द का यूज करते थे, जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज। जो जितने भी बिचौलिए थे, उन सब के लिए जमींदार नाम का यूज करते थे। बिचौलिए जो दो लोगों के बीच में होता है, इसे ब्रोकर भी कहते हैं भाई। वेदर दे वर लोकल हेडमैन और विलेजेस और पावरफुल चिफ्टैन्स, या तो ये गांव के मुखिया होते थे या फिर मुख्य सरदार होते थे जिनके पास बहुत ताकत थी। अकबर से रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राजसिक, जो भी उसमें
रेवेन्यू का काम काज देखते थे टोडरमल था, जिनका नाम कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे। उन्होंने एक सर्वे किया, बड़ी सावधानी पूर्वक से निरीक्षण किया ऑफ क्रॉप यील्ड्स, जो पैदा होने वाली फसलें हैं उनका, भाई कितनी पैदावार होती है, प्राइसेस उसके कितने दाम है भाई, एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड, 10 साल तक कितनी जगह पर खेती की गई। ये सारी चीज़ें टोडरमल जो थे अकबर के दरबारी, उन्होंने अध्ययन किया भाई इसका। 1570 टू 1580, 1570 और 1580 के बीच 10 सालों तक अध्ययन किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और ये जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, मतलब ये जो आंकड़े उन्होंने कलेक्ट किए, भाई कितनी ज़मीन बोई गई, इस ज़मीन से कितनी पैदावार हुई, तो इस आधार पर उन्होंने हर एक फसल पर कैश मतलब नगद में कर फिक्स कर दिया। भाई अगर गेहूं होगा तो इसके लिए इतना टैक्स देना पड़ेगा, कपास होगी तो इतने टैक्स देने पड़ेगा, इस तरह से, और वो भी कैश में। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। जो जितने भी प्रांत थे, हर एक प्रांत को रेवेन्यू सर्कल्स राजस्व मंडल के रूप में बांट दिया गया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। ये जो डिस्ट्रिक्ट थे ये बोले गए रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, और जिनमें लागू की गई हर एक फसल के लिए अलग अलग राजस्व की दरें। भाई हर एक फसल के लिए अलग अलग करों की दरें निर्धारित की गई। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इस तरह का जो सिस्टम था उसे कहा गया जब्त। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. और ये जो जब्त थे ये वहाँ फैले, वहाँ पर शासकों ने इन्हें चलाया जहाँ पर जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुग़ल शासक थे, शासन करने वाले थे, वो ज़मीन का आसानी से मुआयना कर सकें। सर्वे, मुआयना, निरीक्षण करना। कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, और सावधानी पूर्वक उसका अकाउंट रख सकें, लेखा जोखा रख सकें। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, और ये उन एरियाज में संभव नहीं था जैसे कि गुजरात और बंगाल में। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ इलाकों में जो जमींदार थे, जो बिचौलिए थे, किसान और जो राजा थे उसके बीच में जो थे, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो उन्होंने अपनी सेना रखनी शुरू कर दी थी। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन का मतलब विद्रोह करना, एक्सप्लॉयटेशन शोषण करना। भाई जो बिचौलिए थे, जमींदार थे, भाई वो क्या करते भाई, उनके राजाओं का जो राजा जो उनसे कर वसूल करते थे, कई बार वो नहीं दे पाते थे, या फिर और कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वो कई बार विद्रोह कर देते थे उस राजा के खिलाफ, मुगल राजा के खिलाफ। Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. Allied मतलब साथ देना, एक साथ हो जाना, रिबेलिंग विद्रोह करना। भाई कुछ बार ऐसा भी हुआ कि जो जमींदार थे और किसान थे, अगर उन दोनों की कास्ट एक जैसी है तो वो भी उन मुग़ल शासकों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती थी। These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. और ये जो रिवोल्ट थे, ये जो विद्रोह थे, उस मुग़ल साम्राज्य के लिए खतरा बन गए थे। भाई चुनौती दी उस साम्राज्य को कि भाई अब तुम ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे।
फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और ये बात कब की है, उन्होंने विद्रोह कब शुरू किया, 17वीं शताब्दी के आखिर में। अकबरनामा एंड आईने अकबरी, आइन ई अकबरी, आईने अकबरी जिसे कहा जाता है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स। अकबर ने एक आदेश दिया भाई, उसके जो सबसे नज़दीक के दोस्त थे और कोर्टियर्स, कोर्टियर्स दरबारी जो दरबार में रहते हैं, अबुल फजल जो कि थे अबुल फजल, ही टू रोट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। भाई उन्होंने काम दिया अबुल फजल को भी, आप है ना मेरे शासन के बारे में लिखो। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। और अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम 3 संस्करणों में हिस्ट्री लिख दी भाई अकबर के शासन की, इतिहास लिख दिया, कब से कब शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उस आईने अकबरी में लिख दी, अकबरनामा में लिख दी। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स। जो पहला संस्करण था उन तीनों किताबों में पहले जो किताब थी उसमें लिखा गया अकबर के एंसेस्टर्स, पूर्वजों के बारे में। भाई अकबर के पूर्वज कौन थे, उन्होंने कैसे कारनामे किए थे, ये कुछ लिखा पहली किताब में। एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। और जो दूसरी किताब थी, दूसरा जो संस्करण था, उसमें अकबर के शासन में जो भी घटनाएं हुई वो लिखी। द थर्ड वॉल्यूम इज द आइन ई अकबरी। और जो तीसरा संस्करण था, तीसरी किताब थी, वो थी आइन अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बताया गया था कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उसका शासन कैसा है। हाउस होल्ड, घर परिवार कैसे हैं भाई, आर्मी सेना कैसी है, द रेवेन्यूज़, भाई राजस्व किस तरह से इकट्ठा होता है, कैसे कितना इकट्ठा होता है। एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और उसके शासन की, साम्राज्य की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल मतलब निशानदेही। It also provides such details about the traditions and cultures of the people living in India। और ये जो आईने अकबरी थी, अकबरनामा था, इन्होंने उस समय जो लोगों का जीवन था उसको भी बताया भाई, किस तरह का जीवन वो जी रहे थे। The most interesting aspect about the आईने अकबरी is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues। और ये आईने अकबरी का जो सबसे रोचक आयाम या फिर पहलू जिसे हम कहते हैं, वो था अलग अलग चीज़ों का, डाइवर्स अलग अलग थिंग्स चीज़ों का, जैसे कि फसलों की पैदावार, उनकी कीमतें, लोगों की मजदूरी, वेजिज मतलब मजदूरी, एंड रेवेन्यूज़ और राजस्व का स्टैटिस्टिकल डिटेल्स, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय विवरण। भाई जो आईने अकबरी थी, इसमें इतना गहनता रूप से विवरण किया गया था भाई, जितनी भी चीज़ें थी उस टाइम, उन सभी का जो अंकों में होता है उस तरह से विवरण मिलता है। जैसे आज हम देखते हैं हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारे लिटरेसी रेट क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें उस समय जो थी सभी का विवरण आईने अकबरी में मिलता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस अगले अपने सेशन में इसके बचे हुए पार्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू।